आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस हुक्स लॉ। तो एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस होती है वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? अप्लाइड लोड के। लोड जो अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या अगर अनदर टर्म में लिखे तो स्ट्रेस जो डिवेल्प होती है किसी भी मटेरियल के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट। कंडीशन है विद इन इलास्टिक लिमिट क्या आएगा? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। तो आज हमारे पास जो कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में और इसकी करैक्टरिस्टिक भी साथ में स्टडी करेंगे हम, और कहाँ इसके यूज है वो भी करेंगे साथ में। तो सबसे पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में वेरिएशन है। स्ट्रेस मीनिंग लोड जो हम अप्लाई करते हैं, स्ट्रेन मीनिंग जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। तो कर्व का सबसे पहला पार्ट जो हमारा है ओ से लेके ए तक का जो पार्ट है, यहाँ पर हमारी स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस को, इसलिए ओ से लेके ए तक का जो रीजन है इस रीजन को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल रीजन। और पॉइंट ए जो है जहाँ तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, इस ए पॉइंट को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद ए से हम जैसे ही बी की तरफ जाएंगे, ए से बी ये जो रीजन है यहाँ पर अब हमारी जो हुक्स लॉ है वो ओबे नहीं करती है। ये जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है। बट अगर हम स्ट्रेस को रिमूव कर दें, बी पॉइंट पर क्या करें, स्ट्रेस को हम रिमूव कर दें, यानी कि वायर को अनलोड करते हैं, तब भी वायर जो है दोबारा से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगी। यानी कि अगर स्ट्रेस को जीरो कर दे, स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है। बट स्ट्रेस यहाँ पर जो है और स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसको हम प्रोपोर्शनल रीजन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ए से बी तक का जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम इलास्टिक रीजन बोलते हैं। और बी पॉइंट जो है इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, क्योंकि यहाँ तक मटेरियल जो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी परफेक्टली शो करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बी सी पार्ट जो है कर्व का, बी सी पार्ट, बी से लेके सी तक का जो पार्ट है। अब यहाँ पर अगर देखें हम स्मॉल जो है अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसके लिए स्ट्रेन जो है वो लार्ज प्रोड्यूस होता है, यानी कि हुक्स लॉ तो ओबे हो नहीं रहा। और साथ ही साथ ग्राफ जो है, अगर इस ग्राफ का स्लोप देखें वो सप्लाई करने से स्ट्रेन क्या हो रहा है? ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर हम रिवर्स करें यानी कि स्ट्रेस को हम रिमूव करें तो हमारी ये जो कर्व आएगी वो इस कर्व के अलोंग अब डिक्रीज़ नहीं होगा, अनदर कर्व के अलोंग जो अनदर लाइन के अलोंग ये जो है स्ट्रेन डिक्रीज होगा। और जब स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी कि सी पॉइंट से अगर लोड को हम हटाना शुरू करें तो वायर के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है जब वो जीरो हो जाएगा तब भी स्ट्रेन की कुछ ना कुछ रेजिडुअल वैल्यू रह जाती है इसके अंदर। तो मीनिंग क्या है यहाँ पे ओ डैश जो है वो कुछ परमानेंट, इसको सेट बोलते हैं, परमानेंट सेट, क्योंकि कुछ ना कुछ इलोंगेशन जो है वायर के अंदर परमानेंट रह गई है। ठीक है, तो इस डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि स्ट्रेस को रिमूव करने से स्ट्रेन की कुछ ना कुछ वैल्यू रेजिडुअल रह गई है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ओ डैश को क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट। और इस रीजन को जो बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। ठीक है, बी से सी तक का जो रीजन है ये भी क्या हो गया? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन हो गया। तो ये जो स्ट्रेन जो रेजिडुअल रह गई है, दिस स्ट्रेन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सी से, सी जो पॉइंट है, जो ये सी जो हमारा पॉइंट होता है, इस सी पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट बोलते हैं इसको हम, सी को, पॉइंट सी को। तो इसके बाद अगर हम फर्दर स्ट्रेस अप्लाई करें, स्मॉल स्ट्रेस लगाने से लार्ज जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। तो कर्व का अनदर पार्ट जो है हमारा सी डी जो पार्ट है, इस कर्व का जो कौन सा पार्ट है हमारा, ये सी से लेके डी तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर, क्योंकि बी से लेके सी तक पार्सली प्लास्टिक बिहेवियर होता है और सी से लेके डी तक जो बिहेवियर है वो परफेक्टली कैसा बिहेवियर है हमारा? परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर होता है, इसलिए इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन भी हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है डी ई एफ जो कर्व है। देखो डी पॉइंट तक, सी से लेके डी तक जो पॉइंट, ये जो रीजन है ये क्या आ गया? परफेक्टली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। अब डी पॉइंट के बाद कर्व का हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है डी ई एफ। ये जो डी ई एफ पार्ट आता है कर्व का, ये जो है वायर को अगर हम अनलोड भी कर दें
तब भी वायर के अंदर जो है थिनिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। मीनिंग एक वायर के अंदर अगर हम क्या करें, डीलोडिंग कर दें, वेट को हटा दें, फिर भी वो अपने आप जो है अपने वेट की वजह से थिन होनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती रहती है। तो ई जो पॉइंट यहाँ पर आता है, ये ई जो पॉइंट आता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस, क्योंकि इसके बाद जो एफ़ पॉइंट जब आएगा तो एफ़ पॉइंट पर वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगी और एफ़ पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट। ई पॉइंट का नाम क्या हो गया यहाँ पर, अल्टीमेट स्ट्रेस। ई किसको करस्पॉन्ड करती है, अल्टीमेट स्ट्रेस को। और एफ़ जो पॉइंट है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। और ये जो डी ई एफ़ जो रीजन आएगा इसको बोलते हैं, ये जो है किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, प्लास्टिक बिहेवियर जो है यहाँ पर शो करता है, डी ई एफ़ जो रीजन है। तो ये थी हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, डिफरेंट पॉइंट्स आए। ए पॉइंट को क्या बोलते हैं, बी पॉइंट क्या है, सी क्या है, यहाँ पर डी ई एफ रीजन क्या है यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसके बेस पर हम जो है डिफरेंट तरह के मटेरियल जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेस पर। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। हमारे पास किस तरह के मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल हमारे पास है। तो ऐसे मटेरियल जिनके लिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन जो होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, यानी कि डी से लेके जो ये एफ़ तक का जो रीजन है, दिस रीजन इज़ वेरी लार्ज रीजन। मीनिंग ये जो, वैसे तो हम सी से भी कंसीडर कर सकते हैं इसको, यानी कि जहाँ से हमारे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जहाँ पर हमारा ब्रेकिंग पॉइंट आता है, ठीक है, वहाँ तक का जो रीजन है दैट इज़ वेरी लार्ज रीजन। जिन मटेरियल के लिए रीजन लार्ज है वो एकदम से ब्रेक नहीं होते, उनकी लेंथ बढ़ती रहती है। और ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम क्या, डक्टाइल मटेरियल, यानी कि ज़्यादा डक्टिलिटी शो करते हैं ऐसे मटेरियल। तो जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन जो है इनके बेस्ट एग्जांपल जो है। तो इनका यूज़ ज़्यादातर हम स्प्रिंग बनाने के लिए करते हैं। व्हीकल्स के अंदर जो शॉकर यूज होते हैं वो इन्हीं मटेरियल से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिनके लिए ये जो रीजन है, दिस रीजन इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन जो होता है जिन मटेरियल के लिए वो वेरी स्मॉल होता है। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। मीनिंग जैसे ही हम उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, इलास्टिक लिमिट से बाहर, इलास्टिक लिमिट से को क्रॉस कर देते हैं, जैसे ही हम एकदम से ऐसे मटेरियल क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ग्लास जो होता है और कास्ट आयरन जो होता है वो इसके बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही हमारे पास एक और तरह के मटेरियल्स होते हैं, इलास्टोमर्स। अब देखो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिनके लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसमें ये प्रोपोर्शनल रीजन नहीं आता है। मीनिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर इनकी ड्रॉ करें हम, इधर स्ट्रेस और इधर स्ट्रेन, तो इनके लिए अगर ये कर्व ड्रॉ करें हम, इसमें प्रोपोर्शनल रीजन नहीं आता है। ऐसे मटेरियल जो इनकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो लीनियर नहीं होती है, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम, इलास्टिक लिमिट के अंदर लीनियर नहीं है, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, इलास्टोमर्स बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारे पास है रबर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? मीनिंग जब हम किसी भी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, और जब स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो स्ट्रेन भी धीरे धीरे, यानी कि एक्सटेंशन भी धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाती है, कम। बट मटेरियल जो है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने में कुछ टाइम लेते हैं, यानी कि टाइम का डिले हो जाता है क्या करने में, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने में। तो ये जो डिले होता है, दिस टेम्परेरी डिले क्या होता है, द टेम्परेरी डिले in regaining the original configuration by an elastic body after the removal of
या डिफॉर्मिंग फोर्स। मीनिंग क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद जो टेम्परेरी डिले होता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने में, जो टाइम लगता है, उस टेम्परेरी डिले को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफ़ेक्ट। एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, इलास्टिक फैटिग क्या होता है। इलास्टिक फैटिग, आप फैटिग से तो आप, फैटिग क्या होता है, थकावट होती है एक तरह की। तो इलास्टिक फैटिग क्या होगा, देखो जब किसी भी मटेरियल को बार बार हम उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता रहता है, बार बार स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो इससे उसकी जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इलास्टिक स्ट्रेंथ का लॉस। तो इसी के बेस पे हम जो है एक्सप्लेन करते हैं इलास्टिक फैटिग को। प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी, किसी इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच its behavior becomes less elastic। मीनिंग उसका बिहेवियर जो है लेस इलास्टिक हो जाता है, यानी कि उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये लॉस इन स्ट्रेंथ, इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल, इसी को बोलते हैं हम इलास्टिक फैटिग। लेस इलास्टिक अंडर द इफेक्ट ऑफ रिपीटेड alternating deforming force, alternating deforming force। तो ये होता है हमारा इलास्टिक फैटिग। तो ज़्यादातर ब्रिज जो होते हैं या बिल्डिंग्स जो होती हैं, पुरानी बिल्डिंग हो जाती है जो कुछ लॉन्ग टाइम के बाद, लॉन्ग यूज के बाद उनको जो है अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्यों डिक्लेयर कर दिया जाता है अनसेफ? ड्यू टू इलास्टिक फैटिग, क्योंकि बार बार स्ट्रेस अप्लाई होती है उनके ऊपर और उस पीरियोडिक स्ट्रेस की वजह से, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस की वजह से उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है, लॉस। ठीक है, इसलिए पुरानी जो बिल्डिंग और पुराने जो पुल होते हैं, ब्रिजेस जो होते हैं, उनको अनसेफ जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू इलास्टिक फैटिग की वजह से। थैंक यू वेरी मच।